आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के पास सबसे लोकप्रिय चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, सबसे बड़ा संगठन है, सबसे ज्यादा संसाधन है, सबसे बड़ा आईटी सेल है, पीआर एजेंसी है, बावजूद इसके जो हवा होनी चाहिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वो हवा नहीं है। नमस्कार, मैं रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दोस्तों, सेमीफाइनल माने जाने वाले इन 5 राज्यों के चुनाव जो अभी चल रहे हैं, उसमें 4 राज्यों का चुनाव संपन्न हो गया। कल राजस्थान का चुनाव भी बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ समाप्त हुई है और अब एक राज्य का चुनाव तेलंगाना का बचा हुआ है जो 30 नवंबर को होगा। उसकी अभी प्रचार जो है जोरों शोरों पे है और उसके बाद 3 दिसंबर का इंतजार हम सबको है। वो बीजेपी को भी है, कांग्रेस को भी है, आरएसएस को भी है या बाकी और भी जो रीजनल पार्टीज हैं, सब अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो सबको निश्चित तौर पे 3 दिसंबर का इंतजार रहेगा कि 3 दिसंबर को आखिर क्या नतीजे आते हैं। लेकिन जो हालिया ओपिनियन पोल तो हम लोगों ने देखा था, पहले चुनाव से पहले जो ओपिनियन पोल आती है उसके बारे में हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं। पर अब एग्जिट पोल आ रही है और जिस तरह से राजस्थान का एग्जिट पोल आया है उसमें निश्चित तौर पे बेहद चौंकाने वाला नतीजा है। राजस्थान के एग्जिट पोल में बताया जा रहा है कि बीजेपी को 81 से 83 सीटें मिल सकती है, वहीं कांग्रेस को 92 से 95 सीटें मिल सकती है। बाकी और भी रीजनल पार्टीज हैं, उनको 4 से 5 सीटें मिलने की उम्मीद है। कहीं न कहीं यही पैटर्न चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, खासकर ये 3 जो स्टेट हैं मध्य भारत का या फिर कहें हिंदी पट्टी का, उसमें भाजपा की स्थिति बेहद नाजुक है। हम बात करेंगे मिजोरम पे भी, तेलंगाना पे भी, पर पहले इन तीनों राज्यों के समीकरण के बारे में जान लें, उसके बाद हम मिजोरम के बारे में और तेलंगाना के बारे में बात करेंगे और फिर सेमीफाइनल कहे जाने वाले इन 5 राज्यों के चुनाव का असर लोकसभा चुनाव 2024 के फाइनल पे क्या पड़ेगा, उसका भी हम एक ब्लूप्रिंट देखेंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार 18 साल तक शासन की और शिवराज सिंह चौहान, मामा कहे जाने वाले लोकप्रिय नाम से जाने जाते हैं, वो लगातार 18 सालों तक मुख्यमंत्री वहां के रहे हैं। उनके खिलाफ व्यापक पैमाने पे एंटी इनकम्बेंसी थी, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। इनफैक्ट भाजपा खुद इसको एंडोर्स करती है कि शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी थी और यही वजह था कि 7 सांसद को, 7 एमपी को राजस्थान चुनाव में, मध्य प्रदेश चुनाव में उतारा और इसके साथ ही 3 केंद्रीय मंत्री को भी मध्य प्रदेश चुनाव में उतारा। उसका नतीजा भी सामने जो आना चाहिए वो नहीं आया। एक तरह से लोग बदलाव के मूड में थे, उस सरकार को रिपीट नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ यदि छत्तीसगढ़ का देखें तो छत्तीसगढ़ में भी कहीं ना कहीं वही स्थिति थी। छत्तीसगढ़ में जो रमन सिंह बीजेपी के 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, उनको एक तरह से बैकफुट पे बीजेपी या फिर मोदी या शाह या फिर जो भी बीजेपी के रणनीतिकार हैं या आला कमान है, उन्होंने किस वजह से रमन सिंह को बैकफुट पे रखा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर उनको जितना फ्रंट फुट पे रखना चाहिए था उतना फ्रंट फुट पे रख के बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी चुनाव नहीं लड़ी और कहीं न कहीं यही स्थिति राजस्थान में भी हुआ। राजस्थान में बीजेपी वसुंधरा राजे को जितनी मजबूती के साथ आगे करके फ्रंट फुट पे चुनाव लड़ना चाहिए था, उतना आगे करके वसुंधरा राजे को चुनाव नहीं लड़ी है बीजेपी। कहीं न कहीं बीजेपी वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह के कद को कम करने के लिए, उसके पड़ को कतरने के लिए इन सभी नेता को एक तरह से गौन करने का प्रयास
इन तीनों राज्यों में की है बीजेपी, और इसका नतीजा भी लग रहा है, जिस तरह से ओपिनियन पोल आया, अब एग्जिट पोल आ रहा है कि बीजेपी के फेवर में नहीं होगा। हालांकि ये बात अलग है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुमत से 5 अंक भी, मतलब यदि जैसे राजस्थान की बात करें तो 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में, और यदि बीजेपी को 95 भी सीटें मिलती है, बावजूद इसके बीजेपी ही सरकार वहां बनाती है, क्योंकि लोग आज जानते हैं किस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी सत्ता में आई, किस तरीके से कर्नाटका में पिछली बार सत्ता में आई थी। तो बीजेपी इस तरह का समीकरण करने में माहिर है, लेकिन सोचना भी बेहद जरूरी है बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए, या इस देश के जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, उसको वक्त है ठहर के इस चीजों पे सोचने का कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के पास नो डाउट प्रधानमंत्री मोदी जैसे सबसे ज्यादा लोकप्रिय चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है। अभी मोदी जी के लोकप्रियता के टक्कर में कोई भी नेता भारत में नहीं है। दूसरी तरफ यदि संगठनिक जो ढांचा है, संगठन के स्तर पे बात की जाए, तो बीजेपी से मजबूत संगठन किसी भी पार्टी के पास अभी अवेलेबल नहीं है। बीजेपी जिस लेवल पे बूथ तक अपनी संगठन को मजबूत कर चुकी है या करने में वो माहिर है, इससे बेहतर किसी के पास नहीं है। संसाधन के मामले में भी बीजेपी के टक्कर क्या, बीजेपी के बहुत दूर दूर तक कोई भी नहीं है। आईटी सेल जैसा एक मजबूत किला बीजेपी के पास है, तो बीजेपी के पास एक सबसे लोकप्रिय चेहरा है, संगठन सबसे मजबूत है, संसाधन सबसे ज्यादा है, आईटी सेल जैसा एक व्यापक प्रचार प्रसार तंत्र है। बावजूद इसके मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी के हिसाब से, यदि बीजेपी के नजरिए से देखे तो जो करना चाहिए था वो परफॉर्म करती हुई बीजेपी नजर नहीं आ रही है। हालांकि ये बात अलग है कि कांग्रेस जीतेगी, बीजेपी जीतेगी, ये तो खैर नतीजा आ ही जाएगा। 3 दिसंबर को जब वोटों की काउंटिंग होगी ये तो पता चल ही जाएगी। लेकिन जो ओपिनियन पोल आ रहा था और अब जो एग्जिट पोल आ रहा है, उसके हिसाब से तीनों राज्यों में बीजेपी की स्थिति बेहद नाजुक है, क्योंकि जो ओपिनियन पोल आ रही थी उसके हिसाब से बताया जा रहा था कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को एज है, जबकि राजस्थान में बीजेपी को एज है। पर आज जब वोटिंग हुई है और उसके बाद जो एनालिसिस किया जा रहा है, उसके हिसाब से बीजेपी को राजस्थान में भी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आज के डेट में राजस्थान में कांग्रेस का हाथ ऊपर है, कांग्रेस एज में है। इसमें कोई चमत्कार नहीं होगा यदि कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार राजस्थान में भी बनाती हुई नजर आती है। अब दोस्तों, मिजोरम के बारे में तो पहले भी कई बार हमने कह चुके हैं कि मिजोरम में 3 प्रमुख रीजनल पार्टीज हैं, छोटी छोटी पार्टीज हैं, साथ में कांग्रेस भी वहां चुनाव लड़ रही है। और हालांकि बीजेपी अभी वहां गठबंधन में सरकार में है, एनडीए की वहां मिजोरम में सरकार है। बावजूद इसके मणिपुर की जो घटना हुई उसके वजह से मिजोरम के लोगों के मन में पीएम मोदी और भाजपा के विरोध में जो नाराजगी है वो कहीं न कहीं इस चुनाव में देखने को नजर आएगा। और यही वजह था कि मिजोरम के मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट कह चुके हैं कि यदि प्रधानमंत्री मोदी मिजोरम में आते हैं चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए, तो ये मेरी मजबूरी होगी कि हम उनके मंच को शेयर नहीं करेंगे, उनके साथ हम सभा में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने उत्तर पूर्व के राज्यों के जो लोगों के ख्यालात थे उसको नजरअंदाज किया, मणिपुर को जलते हुए छोड़ दिया और वहां जो हिंसा होती थी उस पर न ही कुछ बोला और न ही वहां के लोगों से मिलने की प्रयास की। अब दोस्तों, तेलंगाना का चुनाव बाकी है। बाकी 4 जो राज्य थे उन चारों राज्यों का चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं और अब इन चारों राज्यों को सिर्फ 3 दिसंबर का इंतजार है। बाकी ये तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है और तेलंगाना का समीकरण बेहद इंटरेस्टिंग है।
तेलंगाना में आज से 6 महीना पहले तक ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीजेपी का हैंड अपर हैंड है, बीजेपी को एज है और बीजेपी यदि ठीक से मेहनत करते रहे चुनाव तक तो निश्चित तौर पे तेलंगाना में सरकार बना सकती थी। लेकिन आज हालात उसके ठीक विपरीत है। आज केसीआर की पार्टी बीआरएस और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट नजर आती है। राहुल गांधी और केसीआर के बीच डायरेक्ट फाइट नजर आती है। कांग्रेस एज लेता हुआ नजर आ रहा है और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि यदि कांग्रेस ठीक ठाक बहुमत से तेलंगाना में सरकार बना ले तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, ये कोई बड़ी चमत्कार नहीं होगा यदि कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बना ले। पर एक चीज और जो तेलंगाना में हो रही है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी अप्रत्यक्ष तौर पे केसीआर को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जो केसीआर की पार्टी है बीआरएस, कहीं न कहीं उसको बीजेपी का समर्थन मिल रहा है। कुछ लोगों का तो ऐसा भी कहना है कि संगठनिक तौर पे भी, संसाधन के तौर पे भी बीजेपी बीआरएस को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि इन दोनों के बीच में हाल के दिनों में समझौता हुआ है। ये समझौता तब हुआ जब बीआरएस और उसकी बेटी कविता के विरोध में ईडी और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रहे थे और कहीं न कहीं इस देश के बादशाह ये कोशिश कर रहे थे कि केसीआर और बीजेपी के बीच, मतलब केसीआर और बीआरएस के बीच कोई समझौता हो जाए जिसके हिसाब से विधानसभा चुनाव वहां ठीक तरीके से बीआरएस लड़े और लोकसभा चुनाव में बीआरएस या केसरी राव बीजेपी को सपोर्ट करे। और ऐसा होता हुआ दिखता भी नजर आ रहा है कि तेलंगाना में बीजेपी बीआरएस को सपोर्ट कर रही है और कांग्रेस डायरेक्ट फाइट देती हुई नजर आ रही है केसीआर को। एक और पार्टी है तेलंगाना में जो छोटी पार्टी है एमआईएम, जिसके नेता असदुद्दीन ओवैसी हैं। वो भी 7-8 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे बीजेपी का बी टीम माना जा रहा है। और चूंकि बीजेपी अपने आप को अप्रत्यक्ष तौर पे केसीआर को सपोर्ट कर रही है तो उसी दिशा में, उसी रास्ते पे चलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक तरह से सरेंडर कर चुका है। वो चाहते तो और भी सीटों पे चुनाव लड़ सकते थे। उनकी न तो संगठन इतनी छोटी है कि वो सिर्फ 7 सीटों पे चुनाव लड़े और न ही उनकी लोकप्रियता इतना कमतर है। वो चाहे तो ठीक ठाक सीटों पे चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जहां उसे एहसास हो रहा है कि बीआरएस के कैंडिडेट जीत सकते हैं, वहां न तो बीजेपी और न ही असदुद्दीन ओवैसी अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। अब दोस्तों ये जितने भी ये तो चुनाव खैर 30 नवंबर को है और इसका जो नतीजा है वो 3 दिसंबर को आएगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वोटिंग के बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जो सबसे बड़ा सिनेरियो है कि यदि इन 5 राज्यों के चुनाव कहे जाने वाले सेमीफाइनल में बीजेपी का परफॉर्मेंस मन मुताबिक नहीं होता है, बीजेपी के मन मुताबिक, तो फिर फाइनल में लोकसभा चुनाव 2024 फाइनल में क्या मोदी जी पीएम कैंडिडेट के तौर पे होंगे? क्या मोदी जी के पास मुश्किलें होंगी? प्रश्न ये उठता है। जिस तरीके से बीजेपी के अंदर खलबली मची हुई है, आरएसएस के अंदर खलबली मची हुई है, निश्चित तौर पे इससे कहा जा सकता है कि आरएसएस भी 3 दिसंबर का इंतजार कर रहा है। वो भी ये जान रहा है कि यदि 3 दिसंबर को आरएसएस और बीजेपी के मन मुताबिक चुनावी नतीजे नहीं आए तो कोई बड़ा खेल
आरएसएस कर सकती है। वो चाहे पीएम पद के पीएम का जो कैंडिडेट है उसको भी बदल सकती है। वो जातीय जनगणना जैसे एक व्यापक मुद्दे को भी समर्थन दे सकती है। हालांकि नीतिगत तौर पे आरएसएस या बीजेपी जातीय जनगणना, ओबीसी, एससी, एसटी के रिजर्वेशन को बढ़ाने पे हमेशा विरोध करती रही है। लेकिन चूंकि येन केन प्रकरण, साम दाम दंडभेद, किसी भी तरीके से बीजेपी सत्ता में आना चाहती है। हालांकि इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि 1977 में जब चुनाव हुई तो इंदिरा गांधी को एहसास नहीं था कि उसकी सारी की सारी सीटें खिसक जाएगी ताश के पत्तों की तरह, क्योंकि उसके तानाशाही से लोग इतने नाराज थे, इतना नाखुश थे। और जब वो आंदोलन करते, एक्टिविस्ट लोग, मीडिया के लोग जब आवाज उठाते हैं तो उसके मुंह को दबाने के लिए, उसकी आवाज को बंद करने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो कांग्रेस हवा में उड़ गई। इसके बाद भी 84 में जब चुनाव हुई तो कुछ ठीक ठाक स्थिति ऐसी ही थी। आज हमने पहले ही चर्चा किया कि आखिर क्या वजह है कि बीजेपी के पास सबसे लोकप्रिय चेहरा नरेंद्र मोदी हैं, सबसे बड़ा संगठन है, सबसे ज्यादा संसाधन है, सबसे बड़ा आईटी सेल है, पीआर एजेंसी है, बावजूद इसके जो हवा होनी चाहिए मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वो हवा नहीं है। और यदि तेलंगाना बीजेपी हारती है, वहां उसका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होता है, तो एक तरह से दक्षिण भारत खत्म हो जाएगा। दक्षिण भारत में कहीं भी भाजपा नहीं बचेगी, क्योंकि न तो कर्नाटका में है, न आंध्रा में है, न तमिलनाडु में है, कहीं भी किसी भी, न केरला में है, किसी भी स्टेट में नहीं है बीजेपी। दक्षिण के किसी भी राज्यों में नहीं है। और उत्तर भारत की बात करें तो न ही बिहार में है, न झारखंड में है, न पश्चिम बंगाल में है। और जो अभी 3 राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, वहां की जो हवा है, बाकी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो तो 3 दिसंबर को जब नतीजे आएंगे तो पता ही चल जाएगा। तो ये एक बड़ा प्रश्न है कि क्या 1977 या 1984 मोदी जी के लिए रिपीट होगी, या फिर मोदी जी कुछ नया करिश्मा करेंगे। इसका इंतजार हम सबको रहेगा। और फिर देखना होगा कि 3 दिसंबर के नतीजे पे ही सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आखिर लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी के लिए आसान होगा या मुश्किल होगा। बीजेपी पीएम पद के लिए कैंडिडेट मोदी जी को रखेंगे या कोई नया चेहरा। जो बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं, इस पे बात फिर कभी करेंगे अलग से। तो बीजेपी या आरएसएस अपने पीएम कैंडिडेट भी बदल सकती है। मैं आरएसएस को इसलिए यहां नाम लेता हूं क्योंकि बीजेपी का बैकबोन आरएसएस है। इससे भले ही भाजपा के लोग इनकार करें, लेकिन सच्चाई ये है और इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज बस इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।